Hello everyone, this is the lecture 2 of IMET Biology. Question 301 to 305 we have already done and covered in the last lecture जहाँ पे हमने questions को solve किया था. तो आज हम आगे वाले सवालात को देखेंगे. Question number 306. Which of the following are correct regarding active transport? आपको active transport के हवाले से एक correct statement choose करनी है. Number 1, ATP is necessary and sufficient for active transport. ATP necessary होता है active transport के लिए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि sufficient यानी कि active transport के लिए सिर्फ ATP काफ़ी होता है. तो ये थोड़ा सा डाउटफुल स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको ATP की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, तरीका है, ठीक है. लेकिन अगर आप सोडियम पोटेशियम पंप में भी देखो तो हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है. तो आपको सिर्फ ATP नहीं रिक्वायर्ड, आपको कुछ प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है. उसके बाद नंबर 2 स्टेटमेंट, ATP इज़ नॉट नेसेसरी. अब ये तो पहला ही पार्ट गलत है. ATP के बगैर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, तो इस ऑप्शन को हम कर देंगे एलिमिनेट. Option number 3, the relative concentrations of the material being transported have little impact on the rate of active transport. जो मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसका बहुत कम इम्पैक्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रेट पर. तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब कितना कौन सा मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो पोटेशियम आयन हो चाहे वो सोडियम आयन हो, वो मटेरियल डिसाइड नहीं करता कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या रेट होगा, कौन से रेट पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है. तो उसका या तो वो उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होता या तो बहुत कम इम्पैक्ट होता है. तो ये स्टेटमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से सही है. नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सफिशेंट नहीं होते. 5th के अंदर कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिलाइज ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के ऊपर दैट आर पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं होता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन, सबसे जो रिलायबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है. आगे वाले क्वेश्चन की बात के ऊपर चलते हैं. लेट्स जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 307 वेयर इट सेज कंसर्निंग मेमेलियन रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पे हमने मेमेलियन रिप्रोडक्शन को कंसिडर करना है, तो हमें पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, फॉल्स है. नंबर 1, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का, बिल्कुल सही, ठीक है. स्पर्म और ओवा जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. नंबर 2, रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल एंड द ऑफ स्प्रिंग डिस्प्ले जेनेटिक वेरिएशन. जो मेमेलियन रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्शुअल होती है, और जो बेबी होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है, वो पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होती है. ये भी बिल्कुल ठीक बात है. क्यों होती है? क्योंकि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है. तो उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है. पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल होंगे वो मियोसिस में कभी भी सेम नहीं होंगे. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. 3rd के अंदर कह रहा है रिप्रोडक्शन रिलाइज अपॉन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जो रिप्रोडक्शन है वो रिलाई करती है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे. तो ये भी ठीक है, क्योंकि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है. पहले क्लासमेटा बनता है, फिर उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है. साइनेप्स फॉर्मेशन होती है. इस प्रोसेस को आप क्रॉसिंग ओवर कहते हैं. तो ये भी होता है. 4, मेमेलियन गैमेट्स आर डिप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस्ड विया मेयोसिस. जो मेमेलियन गैमेट्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. डिप्लॉयड का मतलब है 2n. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो जो है वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर. गैमेट्स के अंदर हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉयड होता है वो. तो ये स्टेटमेंट गलत है. चलो 5th वाले भी पढ़ लेते हैं. एम्ब्रियोनिक ग्रोथ रिक्वायर्ड केयरफुली कंट्रोल्ड माइटोसिस. एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में माइटोसिस सही होगी तभी जो है वो एक हेल्थी ऑफ स्प्रिंग बनेगा. तो ये भी ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं. तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका 4. लेट मी जस्ट मार्क इट. यहाँ पे 3rd सही था.
क्वेश्चन नंबर 308, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगर आपने देखो, इफ़ यू थिंक कि अरे ये चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा, आई मीन फर्स्ट ईयर एंड मैंने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक से सवाल हैं, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इवन इफ़ यू हैवंट स्टडीड द चैप्टर येट, तो इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन यू कि वो कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। इतना कोई ना तो कि वो एक मेमोरी कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ना तो पूरा एक बहुत ट्रिकी सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल्स के कुछ लॉज हैं, 3 मेन लॉज होते हैं जिनको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो वो जो लॉज हैं उनके बारे में आपको सेलेक्ट करना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो नंबर 1 के अंदर कहता है कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है सिर्फ प्लांट्स के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंडल्स के जो लॉ है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर मेंडल्स के लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ठीक है। प्लांट के ऊपर सिर्फ नहीं होते। हाँ, उसने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उस सिर्फ प्लांट के ऊपर नहीं, जितना भी सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर मेंडल के लॉ अप्लाई होते हैं। नंबर 2, इट ट्रीट्स डिफरेंट ट्रेट्स एज आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि मेंडल जो है वो ट्रेट्स को या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव कंसिडर करता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो, मेंडल ने कहा कि जितना भी हमारे पास ट्रेट्स होता है, अब ट्रेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइट है, तो हाइट एक ट्रेट है। अब या हाइट टॉल होगी या हाइट शॉर्ट होगी, यानी कि डॉर्फ होगी। तो हाइट क्या है, हाइट ट्रेट है, कैरेक्टर को ट्रेट कहा जाता है। और ये जो टॉल, शॉर्ट, डॉर्फ जो आप देख रहे हो, ये एलील्स हैं। एलील्स यानी कि वो ट्रेट किस तरीके का हो सकता है, हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये एलील होता है, ये ट्रेट होता है। तो मेंडल ने कहा जो ट्रेट होते हैं या तो वो डोमिनेंट होता है या तो वो रिसेसिव होता है, ठीक है। टॉल जो है वो एलील, वो जो है वो डोमिनेंट होता है, और जो रिसेसिव जो शॉर्ट है वो रिसेसिव होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 3, हेट्रोजाइगोट्स, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अच्छा, नंबर 3 स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। हेट्रोजाइगोट्स किसे कहा जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए। जहाँ पे भी हमारे पास रिसेसिव और डोमिनेंट एलील साथ में आ जाए उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगोट। और जहाँ पे 2 सेम तरीके के एलील्स आए, ठीक है, दोनों टॉल या फिर दोनों रिसेसिव आए, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। ये क्या है, ये होमोजाइगस है, और ये क्या है, ये हेट्रो या फिर हेटेरोजाइगस है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे रिसेसिव एक्सप्रेस होगा, क्योंकि है ही भाई रिसेसिव, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, क्योंकि है ही डोमिनेंट। लेकिन बात आती है जब हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस के अंदर हमेशा एक्सप्रेस कौन होता है, डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट वाला हमेशा एक्सप्रेस होता है। जो रिसेसिव होता है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाता, रिसेसिव कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। और जो हेट्रोजाइगस होता है उसके अंदर एक हमारे पास डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वाला हमेशा एक्सप्रेस होता है, क्योंकि डोमिनेंट वाला जो है वो मास्क कर देता है रिसेसिव वाले को। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल, अगर आप समझ गए मैंने जो अभी आपको बोला, तो ये स्टेटमेंट आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसके अंदर वो कह रहा है कि हेट्रोजाइगोट्स हैव अ 25% चांस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ रिसेसिव ट्रेट, यानी कि जो ये कंडीशन है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन है, इसके अंदर 25% चांस होता है कि ये छोटा वाला यानी कि रिसेसिव एक्सप्रेस हो सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक हेट्रोजाइगस के अंदर हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव वाला है उसका 0% चांस होता है एक्सप्रेस करने को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा कि नंबर 2 वाली स्टेटमेंट सिर्फ सही है, तो वील मार्क 2, बाकी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 309, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हार्मोन्स के हवाले से पूछा हुआ है। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड एक्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमें सही स्टेटमेंट चूज़ करनी है। हार्मोन्स आर सब्सटेंसेस दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ज़रूरी नहीं कि हार्मोन सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएं, हार्मोन्स
कुछ भी करवा सकते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करवा सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। नंबर थर्ड, हार्मोन्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन नर्वस और एंटेरिक सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हार्मोन्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम के ऊपर, एंड वाइस वर्सा एज वेल, क्योंकि नर्वस सिस्टम का भी हार्मोन्स के ऊपर यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है। नंबर फोर्थ, हार्मोन्स आर ऑलवेज ड्राइव्ड फ्रॉम फूड एंड नेवर सिंथेसाइज्ड। हार्मोन नहीं, ऐसा नहीं है। हार्मोन्स हमारे पास, हमारा एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ पे हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और हार्मोन्स जो हैं वो हमारा बहुत सारे हार्मोन्स नर्वस सिस्टम बनाता है। नंबर फिफ्थ, हार्मोन्स एक्ट, बेसिकली हार्मोन्स हमारे पास ग्लैंड्स बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। नंबर फिफ्थ, हार्मोन्स एक्ट रैपिडली टू स्टोर होम्योस्टेसिस। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो स्लो एक्ट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर 309 का। नंबर 310, with regard to एक सेकेंड, just let me make some space. ओके, यहाँ पे कौन सा सही था? नंबर 1। ओके, नंबर 10, with regard to neuronal signaling in the body, which of the following, हमें न्यूरॉन्स के हवाले से, नर्वस सिस्टम के हवाले से हमें ट्रू स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। न्यूरल ट्रांसमिशन कैन बी कॉज्ड बाय बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल स्टिमुलेशन। तो ये स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि जो न्यूरॉन की ट्रांसमिशन है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों स्टिमुलेशन से हो सकती है, यानी कि हमारे पास न्यूरॉन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी यानी कि नर्वस सिस्टम से भी, और केमिकल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से भी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है, सही है। न्यूरल ट्रांसमिशन कैन बी कॉज्ड बाय बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल स्टिमुलेशन। नंबर 2, साइनेप्सिस। साइनेप्स किसे कहते हैं ये पहले समझ लेते हैं। देखो, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, उसको बोला जाता है साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स से पहले वाली मेम्ब्रेन होती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्स के बाद वाली जो दूसरा मेम्ब्रेन न्यूरॉन होता है उसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये स्पेस को साइनेप्स कहा जाता है। इस स्पेस में एक केमिकल रिलीज़ होता है पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, ठीक है। इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो स्पेस है इसको साइनेप्स कहा जाता है। वो कह रहा है कि साइनेप्स जो है वो रिज़ल्ट यानी कि बनाती है प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो साइनेप्स के अंदर हमारे पास, मैंने अभी बताया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड के अंदर कह रहा है ऑल साइनेप्स इज इन ह्यूमन आर इलेक्ट्रिकल एंड यूनिडायरेक्शनल। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइनेप्स 2 डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो 1 और 2 यानी कि ये वाला सही है ऑप्शन ए बी। ओके, डी स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।